धरती पर अवतरित भगवान शिव का मैं पुण्य स्मरण करता हूँ। प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरी भारत माता को मैं प्रणाम करके आज के विषय का आरंभ करता हूँ। और विषय के आरंभ में आप सभी सुनने वालों को भी हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ। जबकि मैंने बोला है कि हृदय से प्रणाम करता हूँ, तो आज हृदय के विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं। बहुत खुशी होगी आप लोगों को जानकर कि एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं, डॉक्टर बिमल छाजेड़ साहब। आप सब उनसे परिचित होंगे ही। वैसे पूरे भारत में काफ़ी जो हृदय के मरीज है वो डॉक्टर साहब के बारे में काफ़ी जानते हैं। इन्होंने एम्स में भी काफ़ी सेवा दी है और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी एक हृदय के विशेषज्ञ के रूप में सेवा दिया हुआ है। और अभी उन्होंने एक नया तरीका निकाला है, बिना चीरफाड़ के, बिना ऑपरेशन के बाईपास सर्जरी भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ना तो कभी हमें एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें वो जानते हैं, लेकिन वो तो आने वाले समय में हम उनके पास से उनकी राय लेंगे ही। आज हम सबको उनके पास से बहुत कुछ अनुभव लूटने हैं और हम सबके सुस्वास्थ्य के हेतु में डॉक्टर साहब से कुछ सवाल जवाब करूंगा। सबसे पहले मैं आप सबकी ओर से डॉक्टर छाजेड़ साहब का हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, वैसे भारत में अभी सबसे ज़्यादा हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं। हाँ। और उसके बाद डायबिटीज़ का भी नंबर है, लेकिन लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हृदय से पीड़ित हैं। पूरी दुनिया में तो उसका आंकड़ा काफ़ी ऊपर हो सकता है, लेकिन आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हृदय के मरीज बढ़ रहे हैं? थोड़ा आप हमारे दर्शकों को। देखिए, हृदय के रोगी जो बढ़ रहे हैं उसका मेन कारण है जानकारी नहीं है हृदय की रोग के बीमार में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो गई है, खान पीन गलत हो गई है, एक्सरसाइज हो नहीं रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है और मोटापा हो रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है। ये सब के वजह से, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सब के वजह से हार्ट की बीमारी बढ़ रही है और ये नंबर्स बहुत बढ़ता जा रहा है। एक महामारी का आकार ले चुका है ये। डॉक्टर साहब, उसमें समझो हमें कैसे मालूम पड़े कि हम हृदय के रोगी है? किस तरह से? क्योंकि बाहर तो जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें हैं उसमें तो डराने का ही काम चलता है, जिसके अनुभवी हम सब हैं। वो सीधा ही प्रेरित करते हैं कि बाईपास करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो। तो आपका क्या कहना है कि अगर एक साधारण रूप से हमें पहचान करनी हो अपनी कि मैं हृदय रोगी हूँ या नहीं, तो देखिए, हृदय रोगी के लिए पहले तो बात ये समझना चाहिए उनको तकलीफ़ क्या होती है, फिर टेस्ट की बात सोचते हैं। पहले तकलीफ़ क्या होती है? तकलीफ़ उनको होती है कि छाती के लेफ़्ट तरफ में दर्द होती है या भारीपन होती है। और ये दर्द तभी होती है जब वो चलने जाए, स्पीड लेने जाए, सीढ़ियाँ चढ़े, कहीं स्लोप में जाए। जब ऊपर चढ़ने लगा तो उनके छाती में एक भारीपन आती है या दर्द होती है। कुछ लोगों को भारीपन दर्द नहीं होके उनको सांस फूल सकता है। और अगर ये सब तकलीफ़ है तो मान के चलिए ये हार्ट की बीमारी है। और इस बीमारी को हम लोग को सॉल्व करने का एक ही उपाय है कि इसको हम लोग इसकी पहचान करें और इस पहचान होने के बाद फिर और टेस्ट कराया जा सकता है। पहला टेस्ट होता है ECG, और ECG में अगर कुछ चेंज आती है तो हम लोग को पता चल जाता है कि काफ़ी ब्लॉकेज है। अगर ECG में चेंज नहीं आती है तो फिर एक TMT टेस्ट कराया जाता है और TMT से पता चल जाता है अगर ब्लॉकेज 70 या 80 के ऊपर है तो। और अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आजकल हम लोग बोलते हैं CT कोरोनरी स्कैन कराओ। ये CT कोरोनरी स्कैन आजकल बहुत कॉमन हो गई है और ये स्कैन से हम लोग को पता चल जाता है कितनी ब्लॉकेज है हार्ट के अंदर। और इसमें तार घुसाने की या एडमिशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये CT कोरोनरी स्कैन आजकल बहुत कॉमन है और हर जगह अवेलेबल है। हर बड़े शहर में ये CT स्कैन आ गई है। यदि भी कार्डियोलॉजिस्ट को तार घुसा के एंजियोग्राफी करना होता है वो वाली हमको लगता है बैकडेटेड हो गई है और अब CT स्कैन कराना चाहिए आदमी को। और ये स्कैन
स्कैन 6-7 हज़ार रुपये में पूरे इंडिया भर में हो जाती है। और हमारे जहाँ पे भी साउल की सेंटर्स है, हमारे साउल हार्ट सेंटर है, वहाँ पे जाके ये स्कैन बहुत सस्ते में कराया जा सकता है। तो सर ये तार घुसेड़ने की जो बात है वो सुनने में आया है कि यहाँ या कहाँ पंचर करते हैं लोग? देखिए, हार्ट के हॉस्पिटल की फेवरेट है तार घुसा के एंजियोग्राफी, इसको बोलते हैं कैथेटर एंजियोग्राफी। एक लंबी तार होती है 1 मीटर का, उसको हार्ट तक ले जाना है। अब सामने से सीधा तो घुसा नहीं सकते, तो या तो हाथ से घुसाते हैं या पैर से घुसाते हैं। घुसा के उस तार को धक्का मारते रहते हैं। अच्छा, वो अंदर जाके अटक गई तो वापस खींचते हैं, और अगर नहीं अटकी तो धक्का मारते गए। अगर मान लेते हैं किडनी में चली गई तो वो एक्सरे करके देखते हैं किडनी की तरफ जाने लग गई तो फिर निकालते हैं। इसमें पूरे बॉडी को स्क्रैच किया जाता है, और अगर कहीं पे पंक्चर हो जाए तो आगे से लिखवा लेते हैं कि आप मर जाओ तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये एक टेस्ट जो होता है, ये समझ लीजिए ऑपरेशन से कोई कम नहीं है, और इसलिए मैं इस टेस्ट को डिस्कार्ड करता हूँ। हम हार्ट के पेशेंट्स को बोलते हैं बिना बॉडी को छेड़खानी करे जो हो सकता है वो सबसे अच्छा है। और जब तक ये हॉस्पिटल वाले ऑपरेशन वाला सिस्टम करेंगे तब तक कोई अच्छी बात नहीं होने वाली है। इसलिए हम लोग बोलते हैं सीटी कोरोनरी स्कैन कराओ, उसी से आपका काम बन जाएगा। दर्शक मित्रों, डॉक्टर साहब ने कलकत्ता से MBBS किया था और लखनऊ से MD किया था। तो डॉक्टर साहब ने कलकत्ता से MBBS किया है और लखनऊ से MD किया है, और इस विषय के काफ़ी ज्ञाता है। साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, बीच में बड़ोदरा में जापान से कोई विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने कहा कि ये हार्ट के डिसीज़ में 80% गलत होता है, तो वो कैसे, अगर आप जानकारी दे तो अच्छा रहेगा। देखिए, मुश्किल क्या हो गया है हार्ट की बीमारी में, हर को मालूम है कि इसमें अगर ब्लॉकेज बढ़ती है, हार्ट की बीमारी में आपको मालूम है ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट के ट्यूब्स जो ब्लड सप्लाई हार्ट को लेके जाती है उनके अंदर चर्बी जम जाती है, और ये चर्बी अगर जमता जाए तो एक दिन वो चर्बी का जो जगह है वहाँ पे बस्ट हो जाती है, वो चर्बी के ऊपर एक पर्दा होता है वो फट जाती है, और वहाँ पे हार्ट अटैक हो जाता है। वहाँ पे एक क्लॉट आ जाता है खून का, और क्लॉट आते ही वो 100% ब्लॉक हो जाता है, उसमें पेशेंट के मरने के चांस होते हैं। तो हार्ट के हॉस्पिटल को मालूम है कि हार्ट की बीमारी खतरनाक है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो वो लोग ये नहीं बताते कि हार्ट अटैक कैसे रोका जा सकता है। वो बोलते हैं हार्ट के पेशेंट को बस हार्ट अटैक होने में 2 मिनट बाकी है और अभी कभी ऑपरेशन कराना होगा, तो पेशेंट घबरा जाता है, उनको लगता है कि अभी कभी ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो मर जाएंगे। और ये डर के वजह से पूरा हॉस्पिटल सिस्टम चल रहा है आजकल। अगर कोई नॉर्मल आदमी को बोला जाए कि भाई हार्ट की बीमारी है, उसका कारण ये है, तो बोलेगा मैं कारण ठीक करूंगा। पर डरा दिया जाए कि अभी कभी हाँ या ना बोलना होगा, अभी कभी ऑपरेशन कराना होगा, तो फिर हॉस्पिटल वालों के बात से ही सारा काम होता है और पूरे पेशेंट घबरा जाता है और वो ऑपरेशन के लिए हाँ बोल देता है। बहुत सारे पैमाने पर ऐसा होता है कि गलत ही किया जाता है, बाईपास सर्जरी डरा के किया जाता है। 90% मैं बोलूँगा 90 से ऊपर % जो बाईपास सर्जरी होती है वो बेकार है, वो करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। पर हार्ट के हॉस्पिटल को मालूम है इससे बहुत पैसा मिलता है, और ये पूरा एक इंडस्ट्री बन गई है हार्ट केयर का, जहाँ पे वो पेशेंट को एकदम समझ लीजिए डरा के धमका के, इमोशनल ब्लैकमेल अगर हम बोल दें इसको तो वो सही टर्म होगा, वो लोग प्रेशर दे के वो ऑपरेशन के लिए हाँ करवा लेते हैं, और वो हाँ उस वक्त मरीज हाँ तो कर देता है और ऑपरेशन हो जाती है, पीछे रियलाइज़ करता है कि अरे फालतू का फंस गए हम। तो ये हॉस्पिटल सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। वो लोग जानते हैं कि नॉर्मली कोई भी इतना पैसा देने तैयार नहीं होगा। 2-3 लाख रुपए एक बाईपास सर्जरी की होती है, 2-3 लाख एंजियोप्लास्टी की होती है, कोई भी तैयार नहीं होगा। पर क्या होता है, हार्ट के हॉस्पिटल वाले उतना प्रेशर डालते हैं कि आदमी कहीं ना कहीं से पैसे ला के उसको ऑपरेशन के लिए हाँ बुलवा देते हैं। एक बार मैंने सर आपके लेक्चर में सुना था कि वो जो स्प्रिंग डालते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, वो मुश्किल से 2-5-10 रुपए की होती है, और उसके ये लोग 75,000, 1.5 लाख इस तरह से। तो क्या ये बात सही है सर? देखिए, ये जो स्टेंट है इसको बोलते हैं स्टेंट। जब ये एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो ब्लॉकेज जहाँ रखा हुआ है वहाँ पे एक बैलून डालते हैं और बैलून को फुला के ब्लॉकेज को साइड में दबा देते हैं। जब ये बैलून वापस निकाल लेंगे तो ब्लॉकेज वापस आ जाती है। तो वहाँ पे एक छोटी सी स्प्रिंग लगाया जाता है। आपने कभी देखा डॉट पेन के अंदर एक स्प्रिंग होता है छोटा सा, वो उस तरह की एक स्प्रिंग डाली जाती है, इसका नाम है स्टेंट।
ये लोहे की बन सकती है, टंगस्टेन की बन सकती है। अगर लोहे की बनती है तो ये 2 ग्राम का वजन होगा। अगर 2 ग्राम लोहे का वजन गिन ले और घड़ाई उड़ाई गिन ले तो 2-4-5 रुपए में ही बनना चाहिए। पर ठीक है, मैं मानता हूँ इसके लिए फैक्ट्री बनानी पड़े, जगह लेना पड़े, आदमी रखना पड़े, मशीन लगाना पड़े, तो दाम हो सकता है 2-4 हज़ार तक भी चले जाए। पर इसकी जो कॉस्ट ये लोग चार्ज करते हैं 1.5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया, वो बहुत ज़्यादा है और उसमें बहुत ज़बरदस्त कमीशन प्रोसेस है। हॉस्पिटल खरीदता है इसको 10,000 में, बेचता है 1.5 लाख में। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें बिज़नेस छिपा हुआ है और ये बिज़नेस की वजह से डॉक्टर्स के जो मन है वो बदल गया है। वो लोग चाहते हैं भाई पैसा इतना मिल जाए तो उसके लिए थोड़ा बहुत गड़बड़ करना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पूरे साइकोलॉजी को ख़राब कर चुका है डॉक्टर्स लोगों की, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट और जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है वो इससे करप्ट हो गए हैं और इसको हम बोल सकते हैं हेल्थ करप्शन। सही बात है डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ऐसे कौन कौन से पहलू पर नज़र रखें कि जिससे हमें हृदय की बीमारी हो ही नहीं, या तो कौन कौन से पहलू ऐसे हैं जिनके कारण हृदय की बीमारी होती है हमें? देखिए, पहले तो आपको मैं बता दूं, ये हृदय की बीमारी शुरू जो होती है वो होती है करीब करीब 20 साल की उम्र से। जब तक हमारी ग्रोथ होते रहती है, चर्बी खाओ भी तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ग्रोथ में चर्बी यूज़ हो जाती है। जब से ये हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, जैसे 18 साल 20 साल में, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चर्बी खाई जाए, जो तेल घी मक्खन ये सब खाया जाए, तो वो ब्लॉकेज अंदर जमता रहता है, अंदर जा के जमती है और ब्लॉकेज बनते रहती है। करीब करीब 10, 20, 30, 40 साल तक ये ब्लॉकेज बनते बनते एक दिन मरीज हार्ट का मरीज बन जाता है। तो ये जो ब्लॉकेज बनती है इसके बहुत सारे कारण हैं और वो कारणों को रोका जा सकता है। पहला कारण हम लोग बोलते हैं चर्बी, और चर्बी में 2 तरह की चीज़ें, एक है कोलेस्टेरॉल और एक है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड का मतलब है बहुत सारे के तेल। ये जितने भी तेल है जिसका नाम आप देख लें, सफोला, कर्नोला, धारा, सनड्रॉप, मूनड्रॉप, गोल्ड्रॉप, सिकार, वाइटल, फॉर्चून, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, जिंजली ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये जितने तरह के तेल है सबका मेडिकल नाम है ट्राइग्लिसराइड्स। और ये तेल जितना आप खाएंगे उतनी ब्लॉकेज होने के चांस है। अच्छा, आगे के ज़माने में तेल घी लोग खाते थे पर मेहनत कर लेते, 6-7 घंटा हल चलाते थे तो उस वक़्त वो तेल को, घी को हजम कर जाते थे। आजकल हमने मेहनत करना बंद कर दिया और वो तेल घी अंदर जाके जमने लग रही है। तो शास्त्रों का भी कथन था कि कर्जा करके भी घी खाओ। देखिए, आगे का ज़माना बहुत पुराना ज़माना था, उस वक़्त घी खा के लोग 6 घंटा हल चला लेते थे तो घी को पचा लेते थे। आजकल एक आदमी का लाइफ देखिए, सुबह उठ के पहले वो बेड टी पीता है, फिर अखबार पढ़ता है, फिर नाश्ता करता है, फिर नहा धो के गाड़ी से ऑफिस जाता है, सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता है, शाम को गाड़ी से घर आता है, घर पे आके सोफा में बैठ जाता है, खाना खा के सो जाता है। मेहनत हो गई है ज़ीरो और उसको खाना है घी। वो घी जो पचेगी नहीं, अंदर जा के जमेगी। तो घी तेल बंद करना होगा, पहला नंबर। और दूसरा नंबर है कोलेस्टेरॉल, और वो मिलती है नॉन वेजिटेरियन खाने में। नॉन वेजिटेरियन खाना मतलब मांस हो, अंडा हो या कोई भी तरह का मीट हो, उसमें फैट होता है, बहुत ट्राई कोलेस्ट्रॉल होती है, और दूध में भी कोलेस्ट्रॉल होता है। पर दूध से बने हुए जितने भी आइटम है, अगर उसको स्किम्ड मिल्क से बनाया जाए, स्किम्ड मतलब दूध में से जितनी हो सके मलाई निकाल लिया, तो ये दूध पीने लायक हो जाती है। तो दूध अगर लेना भी हो तो बिना मलाई के लेनी चाहिए और कम से कम लेना चाहिए। एक बार उबाला हुआ दूध चलता है या 2 बार? नहीं, एक बार उबला हुआ नहीं चलता है। एक बात याद रख लीजिए, अगर गाय की दूध हो कम से कम 3 से 4 बार उसका मलाई निकलना होगा। उबालिए, ठंडा कीजिए, मलाई उठा के हटाइए, फिर से उबालिए, फिर ठंडा कीजिए, एक पतला लेयर आएगा, फिर एक बार उबालिए, फिर पतला कीजिए, फिर तीसरी लेयर आएगी। 3 या 4 लेयर निकाल दिया तो दूध पीने लायक हो जाती है। तो अगर दूध का कोई भी सामान लेना हो तो स्किम्ड मिल्क का लेना चाहिए, नॉनवेज ऑफ कर देना चाहिए, तेल घी बंद कर देनी चाहिए। और तेल घी बिना खाना कैसे बनेगा, इसके लिए हम लोग 0 ऑयल कुकिंग का अलग प्रोसेस बना चुके हैं। और उसमें बिना तेल के जो खाना है, ये गुजराती में हमारी बुक्स मिलती हैं और वो किताब में हमने हज़ारों आइटम्स बना दिए हैं बिना तेल के खाना कैसे बनेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब ने 100 से भी अधिक किताबें लिखी हैं और अलग अलग भाषाओं में हैं। उसमें बिना तेल की मिठाइयाँ कैसे, बिना तेल की नाश्ते कैसे बनाया जाए, बिना तेल की सब्जियाँ कैसे हो, ये सारा डिटेल में बताया गया है। डॉक्टर साहब, मैं एक और जानना चाहता हूँ कि आपके
आपका जो सेवा का तरीका है, मेडिकल प्रोफेशन है, तो उसमें आप योग को कितनी प्रायोरिटी देते हैं? क्या योग से फायदे होते हैं? देखिए, योग से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। हमने जब मेडिकल कॉलेज से MBBS पास किया था, तब तक मेरे को योग के बारे में नहीं मालूम था, पर मैंने जब ये देखा कि योग हमारे हार्ट की बीमारी को रोकने के लिए सबसे बढ़िया अस्त्र हो सकता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस कम करने की ताकत है, इसमें कोलेस्ट्रॉल फैट भी कम करता है, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, योग से हमारे बॉडी में फिटनेस बढ़ती है। तो योग हर तरफ से अच्छी है। और योग की हम लोग 3-4 चीज़ यूज़ करते हैं। मेडिटेशन, हार्ट के लिए, हार्ट के पेशेंट को हम कंपलसरी बोलते हैं मेडिटेशन करो, कुछ आसन करने बोलते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। तो योग बहुत काम की चीज़ है हार्ट के लिए। अच्छा, और इसमें जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार करता है या चलता है, तो ये भी फायदे कारक रहता है? किया जा सकता है। अगर देखिए, सूर्य नमस्कार कोई बहुत दिन से कर रहा है, अब भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नया नया कोई सीखता है तो उसको बोलते हैं हार्ट के पेशेंट अभी धीरे धीरे करो, बहुत आराम से सूर्य नमस्कार किया जाए तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, कई बार कुछ डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं कि अगर हार्ट के मरीज है, ब्लॉकेज ज़्यादा है, 90% ब्लॉकेज है, तो उन व्यक्तियों ने चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? देखिए, हार्ट के पेशेंट को चलना तो कंपलसरी है। 35 मिनट चलना मैं हार्ट के पेशेंट से चाहता हूँ, पर उसमें एक बात हम लोग बोलते हैं कि आप उतने ही स्पीड में चलो जितने में आपको एंजाइना ना हो, तकलीफ ना हो, सांस ना फूले या छाती में दर्द ना हो। मतलब अगर चींटी की स्पीड भी हो तो भी चलिए, पर 35 मिनट चलिए। और एक ही रूल है, खाना खाने के 1-1.5 घंटे में बाद नहीं चलना। मेजर मील मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके पहले वॉक करना है, बाद में नहीं करना है। हाँ, माना आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं हमारे दर्शक मित्रों को कि समझो कोई मुसलमान भी है, तो अगर वो ईशा की नमाज अदा करता है, तो कई बार खाना खाने के बाद ईशा की नमाज अदा करते हैं, उसमें 70 रकात होती है। तो वो बिना खाए खाली पेट करे, क्योंकि ईशा की नमाज में व्यायाम ज़्यादा हो जाता है, तो वो अगर व्यायाम के परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रख कर करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, अपनी बीवी प्रेग्नेंट होती है तो भोजन के बाद वो चलने के लिए ले जाते हैं, खुद चलते हैं, पत्नी को भी चलाते हैं, तो ये उचित है सर? नहीं, देखिए, ऐसे तो हृदय रोग हो तो खाना खाने के बाद नहीं चलना चाहिए। अच्छा। और ऐसे में भी प्रेग्नेंट को भी खाना खाने के बाद क्यों, खाली पेट में ही चलना सबसे अच्छा रहेगा। नहीं, फिर भी अगर जनरल हम सोचे तो खाना खाने के बाद चलना क्या उचित है? देखिए, हम लोग की मेडिकल साइंस में एक चीज़ बोलते हैं आफ्टर डिनर वॉक अ माइल, आफ्टर लंच रेस्ट अ वाइल। पर हार्ट के पेशेंट के लिए हम लोग बोलते हैं आफ्टर डिनर नहीं करके बिफोर डिनर वॉक अ माइल। बराबर। इसमें अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात सर आपने बताई, ट्राइग्लिसराइड की बात बताई, और सभी प्रकार के तेल और घी को आपने ट्राइग्लिसराइड्स बताया, और कोलेस्ट्रॉल को जो उसकी जो व्याख्या आपने की, तो अगर हमारे रोज़ाना आहार में हम इसको संतुलन में कैसे कर पाएंगे? अगर, क्योंकि बिना घी या बिना तेल डाले तो सब्जी का आरंभ ही नहीं होता है बनाने का। देखिए, यही सिस्टम को बदलना होगा। मैं आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी कुकिंग देखा नहीं था, पर मेरे को ये नहीं पता चला कि तेल डाला क्यों जाता है, क्योंकि तेल और घी में कोई स्वाद नहीं है। आप उंगली डाल के मुंह में डालिए, कोई स्वाद नहीं है। खाली एक ही प्रॉब्लम है कि इनको हम बोले भाई फिर इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बोलते नहीं, मसाले को पकाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। पकाने का क्या मतलब हुआ भाई, बोला हीट करो मसाले को और वो भून जाती है तो उसकी टेस्ट निकल आती है। तो हमने कोशिश किया पानी से ये भून लिया जाए, तो पानी का थोड़ा थोड़ा छींटा देके हम लोग बोलते हैं पहले कढ़ाई चढ़ा के पहले तेल मत डालो, पहले जीरा डाल लो और उसको ऐसे ही भून लो, और फिर प्याज डाल दो और प्याज को भूनते रहो जब तक पानी रहेगा, जब तक तो घूमेगा। जहाँ चिपकना चालू हो गया थोड़ा सा पानी डाल के फिर भिगो लो, फिर भूनते रहो, फिर उस पानी सूख गया, पानी सूखने मत दो, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो और उसको भूनते जाओ, और इससे बहुत बढ़िया, और सारे मसाले उसमें डाल लो और इतनी बढ़िया खाना बन जाती है। टेस्ट सेम टू सेम है क्योंकि मसाला सेम टू सेम है। देखिए, मसाले का ही टेस्ट है। आप नमक बिना खा के देखिए टेस्ट नहीं आएगा, आप मिर्ची बिना खा के देखिए टेस्ट नहीं आएगा। तो मसाले सारे मैं अलाउ करना चाहता हूँ, पर उनको बनाने का तरकीब होगा, बिना तेल के बनाना होगा।
तो ये एक प्रोसेस समझना होगा। ज़ीरो ऑयल कुकिंग हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को सिखा रहे हैं और इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ कुकिंग। अगर वो सीख जाएं, और वो भी नहीं हार्ट के मरीज छोड़ दें, अगर डायबिटीज़ वाले सीख लें, मोटापा वाले, इन सबको फ़ायदा हो जाएगा ज़ीरो ऑयल कुकिंग से। और क्या राय देंगे साहब? हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा दर्शक गण हैं, आप एक्सपर्ट कमेंट क्या करेंगे इनके लिए? देखिए, हार्ट की बीमारी आज सबसे बड़ा बीमारी है इंडिया का। जितने लोग इससे मरते हैं, चाहे कोई युद्ध में भी ना मरे, वर्ल्ड वॉर में भी नहीं मरे, तो ये इतनी बड़ी बीमारी है और हर फैमिली में कोई ना कोई हार्ट अटैक से मरता है। तो मैं ये जानता हूँ इस बीमारी को रोका जा सकता है। उसके लिए एक तो तेल घी बंद होगा, और इधर नॉनवेज बंद होगा, और इधर हर दिन आधा घंटा वॉक करें। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को कंट्रोल ज़रूर रखना चाहिए, और स्मोकिंग और सिगरेट और बीड़ी और ये बंद होना चाहिए, और इधर अल्कोहल बंद हो जाना चाहिए, वेट कम कर देना चाहिए, फल फूल ज़्यादा खाना चाहिए, और तनाव को कम कर देना चाहिए। क्या मोटे व्यक्ति को ये अटैक आ सकता है? देखिए, कोई भी आदमी को अटैक आ सकता है जिसके पास ब्लॉकेज के कारण है। जैसे मोटापा भी ब्लॉकेज का कारण है, टेंशन भी ब्लॉकेज का कारण है, एक्सरसाइज नहीं करना भी ब्लॉकेज का कारण है, कोलेस्ट्रॉल भी है, ट्राइग्लिसराइड भी है। तो अगर मोटा व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या फैट ज़्यादा है तो उसको भी हार्ट अटैक हो सकता है। जी बराबर है। हमारे सारे सुनने वालों को आज डॉक्टर छाजेर साहब ने यहाँ अपना अमूल्य समय देके पधारे और अपने ज्ञान से लाभान्वित किया। मेडिकल साइंस में छिपी जो पैसे निकालने की गलत तरीके हैं उसके बारे में भी हमें अवगत किया। उसके बारे में मैं डॉक्टर साहब का खूब दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबकी ओर से भी मैं साहब का आभार व्यक्त करता हूं। और आपको कैसा लगा आप मेल कर देंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी हमें। आज का विषय यहीं पूरा करते हैं। धरती पर अवतरित भगवान शिव का मैं पुण्य स्मरण करके इस विषय का पूरा श्रेय उनके चरणों में अर्पित करता हूं, और मेरी प्रिय भारत माता को मैं प्रणाम करके आज के विषय का समापन करता हूं। वंदे मातरम। ओम शांति। नमस्कार। Thank you.